साथियों, सुरक्षा गंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस अभी आपका एग्जाम चलना स्टार्ट हो गया है एसएससी जीडी का। आई होप आप सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम इस क्लास में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे रैपिड फायर बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स डू? यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने क्या किया? तो पहला ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, दूसरा है नेटवर्किंग, तीसरा है बैच प्रोसेसिंग, चौथा है मॉड्यूलेशन, पांचवा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला क्वेश्चन बोला पहली पीढ़ी का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैच प्रोसेसिंग। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये हमारा इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1946 से 1959, ठीक है। इस टाइम पे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर डिजाइन किया गया था और इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पे ये जो फंक्शन करता था वो हमारा बैच प्रोसेसिंग में करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस कैन अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स? ठीक है, यानी कौन सा उपकरण डाटा और कार्यक्रमों के बीच अंतर को समझ सकता है? तो पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है मेमोरी और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो डाटा और प्रोग्राम्स के बीच में डिफरेंस देखना है, वो उसको समझना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये डाटा है या फिर प्रोग्राम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी पूरी तरह से परस्पर नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक वैकल्पिक नाम है। पहला ऑप्शन है मेश, दूसरा स्टार, तीसरा ट्री एंड चौथा रिंग, ठीक है। तो मेश टेक्नोलॉजी में क्या हो, जैसे ये एक कंप्यूटर है हमारा, ये एक कंप्यूटर है हमारा, फिर ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे, फिर ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, ठीक है। यानी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये हो गया मेश। स्टार में क्या होता है? एक यहाँ होता है होस्ट कंप्यूटर, इससे एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, इस तरीके से जो है, ठीक है। तो स्टार में ऐसा होता है। ट्री में क्या होता है? एक जो होस्ट कंप्यूटर होता है, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है, इस तरीके से ट्री में होता है। रिंग में क्या होता है? जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से चारों से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया मेश, ये हो गया हमारा स्टार, और ये हो गया हमारा ट्री, और ये हो गया हमारा रिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हमसे पूछ रहा है कि जो एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड, यानी हर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेश टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी विशेषज्ञ प्रणाली कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विशेषता है? तो पहली बात बोल रहे हैं एक्सपर्ट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा है थर्ड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, चौथा ऑप्शन। तो एक्सपर्ट सिस्टम, अभी हम जान रहे हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट इसको ही समझा गया है। तो और ये है किस में? तो फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। यानी कि फिफ्थ जनरेशन को कंप्यूटर का एक्सपर्ट सिस्टम जो इसका फीचर्स है वो माना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which port can also used to connect to computers to transmit files, ठीक है। पहला ऑप्शन फाइलों को प्रसारित करने के लिए
दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है एजीपी पोर्ट एंड चौथा है फायरवायर पोर्ट। ठीक है, तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी सीरियल पोर्ट। ऐसे तो पूरा नाम क्या है इसका? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीरियल पोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, what is the name given to the process of initializing a microcomputer with its operating system? यानी माइक्रो कंप्यूटर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग, दूसरा है बूटिंग, तीसरा है वार्म बूटिंग, चौथा का क्या है? नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बूटिंग बोलते हैं। जो प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो कंप्यूटर खुद से करता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ रहता है फिर जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर चालू है और हम उसको ऑफ करके रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब हम उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बूटिंग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एमएस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ। पहला ऑप्शन है, यानी हिंदी बोलती हूँ, एमएस एक्सेस में टेक्स्ट डाटा प्रकार में अधिकतम वर्ण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 255 कैरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन है 256 कैरेक्टर्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 1064 कैरेक्टर्स और चौथा ऑप्शन है नो लिमिट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 255 कैरेक्टर होता है मैक्सिमम हम टाइप कर सकते हैं एमएस एक्सेस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, a machine that connects two or more electronic mail systems and transfer messages between them is called। यानी एक मशीन जो दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को जोड़ती है और उसके बीच संदेशों को स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ब्रिज, दूसरा है यूजर एजेंट, तीसरा है मेल गेटवे और चौथा क्या? नन ऑफ दिस। तो हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को कनेक्ट करती है और ट्रांसफर करती मैसेजेस को बिटवीन देम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेल गेटवे इसको बोलते हैं। मेल से जो भी चीजें करते हैं ट्रांसफर करते हैं मैसेजेस को, उसको बोलते हैं हम मेल गेटवे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन OSI मॉडल which of the following layers decide the path of data? यानी OSI मॉडल में निम्न में से कौन सी लेपर्स डाटा का रास्ता तय करती है? लेयर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सी लेयर्स डाटा का रास्ता तय करती है? पहला ऑप्शन है फिजिकल, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेटवर्क। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होता है वो डिसाइड करता है डाटा के पाथ को। जैसे हम बोलते हैं नेटवर्क स्लो है, सर्वर डाउन है, तो इसका मतलब हम जो नेटवर्क लेयर होता है वही डिसाइड करता है कि डाटा किस स्पीड से आ रही है, किस स्पीड से नहीं आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a part of email address? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है प्रोटोकॉल और चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम जब कोई भी ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? abc@gmail.com। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, तो हमारा ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? यूजर नेम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या बोल रहा है कि हिस्सा नहीं है, तो भाई यूजर नेम तो है, डोमेन नेम भी है, पर प्रोटोकॉल इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं,
इनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी इनकैप्सुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, दूसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है डाटा मैनेजमेंट और चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनकैप्सुलेट करना, इसका मीनिंग होता है हाइड करना, किसी चीज को छुपाना। तो यहाँ पे क्या वो पहला ऑप्शन क्या हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकैप्सुलेट करना मतलब किसी भी चीज को हाइड करना। तो अब कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, एंड व्हाट इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पहला ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, दूसरा है पेपर साइज, तीसरा है पेज लेआउट, चौथा क्या है पेज मार्जिन। ठीक है, तो हम जब पेज में जब प्रिंट आउट करने के लिए जाते हैं, सिंपल से एग्जांपल समझाते हैं, जब हम प्रिंट आउट करने जाते हैं हम क्या देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में कि पेज हमारा किस तरीके से प्रिंट होगा। जब ऐसा रहता है वर्टिकली तो ये होता है हमारा पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, और जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होता है तब ये होता है हमारा लैंडस्केप मोड। ठीक है, तो ये हमें इस तरह के ऑप्शंस दिखते कहाँ पे हैं, तो पेज ओरिएंटेशन में। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है उसको जो दिख रहा है वो पोर्ट्रेट मोड में है या फिर वो लैंडस्केप मोड में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी व्हाट इज कंट्रोल प्लस ई यूज्ड। तो पहला ऑप्शन है रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, दूसरा है इंसर्ट हाइपरलिंक, तीसरा है इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग, चौथा है सेंटर अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। ठीक है, तो सेंटर प्लस ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम जब कोई चीज बनाते हैं, MS वर्ड हो चाहे MS एक्सेल हो, ठीक है, तो जब हम एक लेफ्ट लाइन होता है तो हमें इस तरफ से पैराग्राफ चालू होता है, राइट लाइन में क्या होता है इस तरफ से चालू होता है, पर जब सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं सेंटर अलाइन। तो इसके लिए हम सेंटर के लिए जो है हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस ऑप्शन की हेल्प से स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही किया जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ दिज ऑप्शंस हेल्प्स करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आंसर ऑप्शन क्या है ऑटो फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, तीसरा है ऑटो करेक्ट और चौथा है ऑटो स्पेल। हमसे पूछ क्या रहा है कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, नाम से पता चल रहा है करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑटो करेक्ट। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में कुछ टाइप करते हैं तो क्या आपको सजेशन रहता है ऑटो करेक्ट में कि ये इसका स्पेलिंग सही है। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में कोई चीज यूज करते हैं, चाहे MS वर्ड हो चाहे MS एक्सेल हो, तो आपको वहां पे ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होते हैं। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर इन MS एक्सेल 2003। तो पहला ऑप्शन है रो कितना है 65,536, कॉलम कितना है तो 256। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रो 1,48,000 नहीं 10,48,576 और कॉलम कितना है 256। तीसरा ऑप्शन है 10,48,576 रो है और कॉलम कितना है 16,384। चौथा क्या है रो कितना है तो 1,67,00,000 और 77,216 और कॉलम कितना 256। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। टोटल रो कितना होता है तो 65,536 रो होते हैं और कॉलम कितने होते हैं तो मैक्सिमम 256 होते हैं MS एक्सेल 2003 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं, यानी हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन अ सेल कंटेन। तो पहला ऑप्शन है 32,767 कैरेक्टर्स, दूसरा है 32,256 कैरेक्टर्स, तीसरा है 16,256 कैरेक्टर्स और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
32,767 कैरेक्टर्स मैक्सिमम किसी भी एक सेल में हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में कितनी हेडर या फुटर में किसी हेडर या फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी इंसर्टेड इन अ हेडर और फुटर इन द एमएस एक्सेल। ठीक है, पहला ऑप्शन है 255, दूसरा है 254, तीसरा है 256 और चौथा क्या है 257। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 255 कैरेक्टर्स हम किसी भी हेडर में या फुटर में हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के। ठीक है, तो यानी 255 इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है, यानी विच कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल। तो पहला ऑप्शन है F5, ये 5 है। ठीक है, F5, दूसरा है F11, तीसरा है F4, चौथा क्या है आपका F10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम F11 का इस्तेमाल करते हैं चार्ट को क्रिएट करने के लिए किसी भी एमएस एक्सेल वर्कशीट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल एड्रेस वर्कशीट में डिस्प्ले होता है। सेल एड्रेस वर्कशीट इज डिस्प्लेड इन, पहला ऑप्शन है फॉर्मूला बार, दूसरा है नेम बॉक्स, तीसरा है स्टेटस बार और चौथा क्या है हमारा फॉर्मेट टूल बार। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि सेल का एड्रेस, तो हम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स होता है जब ये वर्कशीट होता है, ठीक है, कोने में एक होता है नेम बॉक्स, जहाँ पे आपको जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए A10 है, तो आपको यहाँ पे A10 दिखेगा। ठीक है, फॉर्मूला टूल बार जिसमें कि आपको फॉर्मूला दिखेगा। स्टेटस बार जो कंप्यूटर में सबसे नीचे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेम बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में किस फॉर्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डाटा रो में और रो का डाटा कॉलम में कन्वर्ट करता है। बाय विच फॉर्मूला और फंक्शन इन द एक्सेल डू वी कन्वर्ट द डाटा ऑफ द कॉलम इनटू रोज एंड द डाटा ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, यानी कि मतलब किस फॉर्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डाटा रो और रो का डाटा कॉलम में कन्वर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है एबीसी, दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है ट्रांसपोज, चौथा क्या हमारा एड्रेस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज फंक्शन का इस्तेमाल करके हम रो के डाटा को कॉलम और कॉलम के डाटा को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। ठीक है, यानी एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस के एवरी वर्ड के जो होता उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, दूसरा है अपर केस, तीसरा है टॉगल केस और चौथा क्या है कैपिटलाइज्ड इट वर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कैपिटलाइज्ड इट वर्ड इज वर्ड। ठीक है, ये फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे किसी एवरी वर्ड के सेंटेंस को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप क्लास को बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सारी चीजें याद होगी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एमएस एक्सेल चाहे जो भी एमएस वर्ड है खोल के अपने सिस्टम पे उसे आप चीजों को जब भी कहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे, हर एक टैब को चेक कीजिए, उससे भी आपको याद हो गया। बाकी हम इस क्लासेस में रैपिड फायर मोड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबको क्लास समझ अच्छी लगी हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए बाकी अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पे क्लासेस मिलते रहे। ठीक है गाइस, आई होप क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।